हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 जो कि 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह ग्राफ में दिया गया है, वृत्त वाला ग्राफ है। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त चित्र उन लोगों का देश और आयु के अनुसार प्रतिशत दिखाता है जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। अगर किसी दिए गए वर्ष की तुलना में 5 लाख लोग चीन गए तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले, यहाँ कह रहा है 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है जो चीन गए। तो हमसे पहले ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में अमेरिका जो है वो 60% जो चीन गए, और जो 40 वर्ष से अधिक है, यहाँ देखेंगे दूसरे ग्राफ में कह रहा है कि 40 वर्ष से अधिक वाले एबव द 40 ईयर वो 20% है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। टोटल जो है वह 5 लाख लोग गए, तो यहाँ लिखेंगे 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 लाख गए। 60% अमेरिकी नागरिक थे तो 60/100 लिखेंगे। 20% जो थे वो 40 साल से अधिक उम्र थे तो 20% लिखेंगे। यही हमसे पूछा गया है कि जो चीन गए। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे, 2 0 नीचे वाला, यह 2 0, 4 0 नीचे से काटेंगे तो 4 0 ऊपर से काटेंगे। 5 से 6 में गुणा करेंगे आएगा 30, 30 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। 1 0 यहाँ बचा है, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, तो 3 0 लिखेंगे, यानी 60,000 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन है वह दूसरे विकल्प में दिया गया है 60,000, और यही इसका सही जवाब है, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक फार्मूला होता है v बराबर एन लेमडा। स्पीड निकालने के लिए एन जो है वो आवृत्ति होता है और लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति यहाँ किलो हर्ट्ज में दिया गया है, इसे हर्ट्ज में बदलेंगे तो 3.5 1000 का गुणा कर देंगे क्योंकि यह हर्ट्ज में हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य का मान दिया गया है 0.1 इसका दिया गया है। यह जो है वो स्पीड निकला, और यह दूरी है तो हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब हम समय निकालेंगे यानी t का मान हो वह तो दूरी हो जाएगा, दूरी जो है वो 700 मीटर है, और स्पीड अभी निकाले हैं v का मान, तो 3.5 गुणे 1000 और गुणे 0.1, और यह दशमलव और यह दशमलव, दोनों दशमलव जब हटाएंगे तो 2 0 ऊपर लिख देंगे, तो यह 3 0, यह 2 0 और 1 0, 3 0 नीचे से और 3 0 ऊपर से काट दे रहे हैं। 35 से 70 को काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी जो टाइम होगा वह 2 सेकेंड होगा, और 2 सेकेंड इसका सही जवाब है जो कि दूसरा विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री है तो y के पति की बहन x से क्या संबंधित है। कह रहा है कि x की माँ, अगर x की जो माँ है y के पिता की इकलौती पुत्री, y के यहाँ हम लिख दे रहे हैं y के पिता की जो इकलौती पुत्री है वो खुद y हो जाएगी। कह रहा है इसके पति की बहन, जो पति की बहन होगी वह हमसे पूछा गया है पति की बहन, यहाँ लिख दे रहे हैं बहन, तो x की यह माता हो गई, यह पिता हो गए, पिता की जो बहन होगी वह बुआ होगी। तो कह रहा है कि x से किस प्रकार संबंधित हो, तो x से यह इसकी बुआ है, तो जो तीसरे विकल्प में दिया गया है चाची, मामी, फूफी, बुआ और मौसी, यही इसका सही जवाब होगा क्योंकि बुआ इसमें दिया गया है और वह इसका रिलेशन बुआ से होगा। अगला कह रहा है कि निम्न को हल करें, यह जो सिम्प्लीफिकेशन दिया गया है इसे हमें हल करना है, तो क्या आ जाए, क्या इसका आंसर होगा वो हमें बताना है।
तो हम पहले यह कोष्टक में जो दिया गया है मझला कोष्टक, पहले इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे 7, यह अंदर माइनस है और बाहर, जब माइनस में माइनस की गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ भाग का निशान दिया गया है, तो 10 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी -6, और यहाँ हो जाएगा गुणे 4, यह 4। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा -24, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह पहले से लगा है, तो -24 जो हो गया इसका सही जवाब होगा। जो चौथे विकल्प में दिया गया है -24 सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर वही ग्राफ वाला आ गया। इसमें कह रहा है कि दिए गए आंकड़े उन लोगों का देशावर और आयुआवर अनुपात दर्शाते हैं जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन की यात्रा करते हैं। यदि दिए गए वर्ष में 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं तो 20 वर्ष से कम आयु वाले चीन की यात्रा करने वाले अमेरिकियों के नागरिक हमसे 20 वर्ष से कम, और हम अगर ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ लिखा है 20 वर्ष बिलो। 20 वर्ष बिलो जो है 60% है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पूरे जो नागरिक है वह 5 लाख है, 1 2 3 4 और 5। जो अमेरिकी थे वह 60% थे जो चीन की यात्रा करते हैं, और 20 वर्ष से कम वाले भी 60% अभी देखें। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 4 जीरो नीचे वाला ऊपर से काट देंगे 4 जीरो से। जब 6 का 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और यहाँ 1 जीरो बचा है, 1 जीरो यहाँ 3 जीरो और लिख ले रहे, तो 1,80,000 जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन है वह चौथे विकल्प में दिया गया है, 1,80,000 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री यक्स ने सुश्री वाई से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है। सुश्री वाई की बेटी श्री यक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो मान लीजिए यहाँ यक्स लिख दे रहे हैं, यहाँ वाई लिख दे रहे हैं। कह रहा है श्री यक्स सुश्री वाई से कहा कि तुम्हारे पिता, तो इनके पिता ऊपर हो जाएंगे, की पत्नी यानी माता जो हो जाएगी इनकी वाई की बहन मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, बहन मेरी मौसी है, यानी इनके भी यह माता होगी, तो माता की जो बहन होगी वो मौसी होगी। यानी एक्स और वाई दोनों आपस में भाई या बहन हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स जो है वह प्लस है क्योंकि यह श्री लिखा है, और वाई माइनस है। अब उसके बाद कह रहा है कि सुश्री वाई की बेटी, जो वाई की बेटी है वह यक्स का किस प्रकार है? तो बहन की जो बेटी है वह भांजी होगी, तो इसका सही जवाब होगा भांजी, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है, भांजी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक से 4 गुना है, और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक के 3 गुना है। तो कह रहा है इकाई वाले अंकों का योग, तीनों अंकों का योग कह रहा है 8 है, तो दहाई वाले स्थान पे कौन सा अंक होगा हमसे पूछा गया। मान लीजिए हम इकाई अंक x मान ले रहे हैं, तो कह रहा है सैकड़ा वाला 4x है क्योंकि यह 4 गुना है, और दहाई वाला 3x है क्योंकि यहाँ कह रहा है 3 गुना है, यह पढ़िए। तो इन तीनों का जो योग है वह 8 के बराबर है, क्योंकि तीनों अंकों का योग 8 है। इसे जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, और बराबर 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी x का मान जो होगा वह 1 है। हमसे पूछा गया दहाई का अंक, तो दहाई का अंक 3, x का मान 1 निकाले हैं, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे आएगा 3। यही इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से आएगा। जो खाली जगह दिखाया गया है यहाँ पर, यही कौन सा फिगर आएगा, आप लोग फिगर देखेंगे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो यह चौथा वाला विकल्प है,
अब ध्यान से देखेंगे, जो चौथा वाला विकल्प है वही पूर्ण रूप से यहाँ आ सकता है, क्योंकि जो पहले में है वह जो यह बीच में एक ऐसे लाइन आनी चाहिए वह नहीं है, और जबकि चौथे में है तो यह जो चौथा वाला विकल्प है इसका सही जवाब होगा चौथा वाला विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का किस नाम से जनवरी 2018 को लोकार्पण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इम्परफेक्ट, इसका सही जवाब है, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। हमसे यह दिया गया है कि चाइना को कैसे कोडित किया जा सकता है। अगर हम पहला लिखेंगे, जैसे लिखा है CHILE, इसका कोडिंग हुआ है C, पहले E है, उसके बाद C है, उसके बाद IHL। यह किस प्रकार से, जैसे E से यहाँ बना हुआ है, C से इस प्रकार, I से सीधे, H से इस प्रकार और L से इस प्रकार, मतलब पहले से भी कोडिंग किया जा सकता है। और दूसरा देखेंगे, जो दूसरा है वह लिखा गया है EGYP और T लिखा गया है नीचे, यह कोडिंग TEYG और P, यह भी उसी प्रकार से कोडित किया गया है जैसे पहले किया गया था। यानी हम पहले से भी कोडित ज्ञात किया कर सकते हैं और दूसरे से भी कोडित ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह तो ये कथन या तो एक होगा या तो दो होगा। कथन एक या दो से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरे विकल्प में दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक या तो दो पर्याप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया है COLONIAL, इसका हमसे कह रहा है ऊपर दिए गए चित्र का दर्पण छवि क्या होगा। जब आप देखेंगे इसका दर्पण छवि, तो जो यल है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, उसके बाद ए कुछ इस प्रकार से बनेगा, आई जैसे है वैसे बनेगा, एन जो है वो कुछ उल्टा बन जाएगा, ओ जिस प्रकार से हो उस प्रकार से बनेगा, यल जो है वो उल्टा बन जाएगा इस साइड से, उसके बाद ओ जो है वो ऐसा ही बनेगा और सी कुछ इस प्रकार से। तो जो ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है वह तीसरे में दिखाई दे रहा है, ये इसका सही छवि दर्पण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लरी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से सफ़ेदी कर सकती है। यदि ब्रिजेन और बल्लरी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल में सीमेंटेड दीवार तब तक काम करते हैं जब तक कि दीवार पूरी तरह से लाल रंग में रंग नहीं जाता, तो पूरी दीवार लाल रंग में रंगने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ब्रिजेन के लिए लिखते हैं B और बल्लरी के लिए लिखते हैं B और L। जो ब्रिजेन कर रहा है वो 10 घंटे में कर रहा है, जो बल्लरी कर रहा है वो 12 घंटे में। इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60, इसे 6 बार और इसे 5 बार। तो हमसे कह रहा है कि यह जो 1 घंटे में वह 6 बार कलर, मतलब 6 मीटर या 6 जितना मान लीजिए उतना कलर कर रहा है, और 5 बल्लरी जो है वह 1 घंटे में 5 मीटर तक सफ़ेदी कर दे रही है। तो अगर देखेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, सफ़ेदी जो होगा वह 1 होगा, यह 60 है। हमसे ज्ञात करना है कि कितने घंटे में पूरी सफ़ेदी हो जाएगी। तो इसका हम उत्तर ज्ञात करने के लिए इसमें गुणा करेंगे, 2 घंटे लग रहे हैं, और इसे अगर हम 54 से गुणा कर देंगे, 54 से गुणा करेंगे एक में अगर हम 54 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54। जब 2 घंटे में एक मीटर कलर हो रहा है लाल रंग में,
तो 54 मीटर कलर करने में इसमें भी 54 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 108 घंटे में 54 मीटर का कलर हुआ। अब फिर आ जाएगा ब्रिजेन का नंबर, क्योंकि हम दोनों एक साथ लिए थे। ब्रिजेन जो 1 घंटे में 6 कलर कर देगा 6 मीटर, तो 54 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 60 मीटर। हमें 60 मीटर कलर करना था, तो इसमें भी 1 घंटा लगा 6 मीटर ब्रिजेन के कारण, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे, तो 109 जो घंटे हो जाएंगे, वह 109 घंटे में पूरी तरह लाल रंग में दीवार रंग जाएगी। तो इसका सही जो जवाब होगा वह 109 घंटा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वह 109 घंटा, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है, बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है, बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर बिंदु ई तक पहुंचने के 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है। हमसे प्रश्न जो कहा गया है, प्रश्न है बिंदु ई और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम हल करेंगे। हल करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से बिंदु ओ से दाहिने की ओर चला पूर्व की ओर बिंदु ए तक, यह चला पूरा 20 किलोमीटर। उसके बाद बिंदु ए से बिंदु बी के दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला बिंदु बी तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु बी से बिंदु सी की ओर पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, सी पर 9 किलोमीटर। उसके बाद बिंदु सी से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, यह 5 किलोमीटर दाहिनी ओर मुड़कर यहाँ पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ा बिंदु ई तक, यहाँ से बाईं ओर मुड़ा बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से मुड़ा और 6 किलोमीटर बिंदु एफ तक पहुँच गया। हमसे पूछा है जो प्रश्न में बिंदु ई और बिंदु बी, मतलब बिंदु ई यहाँ है और बिंदु बी यहाँ है, इसे अगर हम सीधा करेंगे तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा वो पूरा, यह तो 12 किलोमीटर है, यह 9 किलोमीटर, पूरा 21 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। ये बिंदु यहाँ से देखेंगे जो सी है और डी है, यह पूरा 5 किलोमीटर है, तो डी के सामने सीधा ई है, तो यह भी जो हो जाएगा वो सीधा करेंगे तो यह भी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी इसका भी मान 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो बिंदु ई मान लीजिए यहाँ है और बिंदु बी यहाँ है, तो यह जो पूरा हो जाएगा यह 21 हो जाएगा और यह पूरा 5 हो जाएगा। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इसका यक्स मान ले, तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार के स्क्वायर करेंगे 21 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6, 4 2 6 और 4, अंडर रूट में आ जाएगा 466 इसका सही जवाब होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है 466 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें चारों में से कौन संबंधित नहीं। तो ये त्रिभुज में देखेंगे जो किसी कोने पर, यहाँ पर, मतलब ये जो जहाँ कोई दो भुजाएं आपस में मिली हुई है, वहाँ से 3 लाइन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और उसी प्रकार जो दूसरे में देखेंगे तो जहाँ से यह वाली बनी हुई है, जहाँ से जोड़ है, वहाँ से 4 बिंदु बनी हुई है। उसी प्रकार तीसरे में भी है और चौथे में जो देखेंगे जहाँ जोड़ से है वहाँ से बिंदु नहीं बनी है कुछ इस प्रकार से, तो यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह जोड़ पे नहीं बनी हुई है। तो चौथा जो विकल्प है इसका सही जवाब है। तो देखेंगे चौथा जो तीसरे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ सर्किट में
1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसे जूल में दर्शाइए। तो जो 1 किलोवाट हावर जो होता है वह 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होती है। इसका यह फिक्स डाटा है, तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह चौथे विकल्प में दिया गया है कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमर ने इस्तेमाल के लिए एक स्टीरियो की पुनः बिक्री पर 12.5% लाभ कमाया। यदि उसने स्टीरियो को 1680 में ख़रीदा था तो इसे कितने में बेचा? जो ख़रीदा था वह तो 100% दाम होगा, क्योंकि वह सीपी होगा। सीपी जो होता है वो 100% दाम होता है, तो 100% का दाम जो है वह 1680 है। इतना परसेंट का लाभ कमाया, यानी हमें 112.5 का मान ज्ञात करना है। तो 112.5 का मान ज्ञात करेंगे तो 1680 बटे 100 हो जाएगा, और गुणे 112.5। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब हल करेंगे काट पीट के, तो आ जाएगा 1890। इसका जो होगा वह इतने में बेचा होगा, तो इसका सही जवाब होगा वो 1890, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रिलायंस जियो इंफ्राकॉम लिमिटेड किस नाम से अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही? तो इसका जो उत्तर होगा वह जियो कॉइन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2017 में भारत की प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन की आयोजन स्थल का पहचान करें। तो इसका सही जो हो जाएगा दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी गति क्या होगी? तो हमें स्पीड ज्ञात करना है। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। जब हम 50 इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 50 छक्का 300 होता है, दशमलव लेंगे तो यह 380 हो जाएगा। 7 बार जाएगा 350 हो जाएगा, यानी 6.7 मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब होगा स्पीड जो होगी। तो इसका सही जवाब है जो कि तीसरे विकल्प में दिए गए 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड। 6.67 मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इन चारों फिगर में एक समूह से संबंधित नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे ये तिरछी लाइन में है, सी में भी देखेंगे तिरछी लाइन है, और डी में भी देखेंगे तिरछी लाइन, जबकि बी में देखेंगे यह सीधी लाइन में है, यानी यही जो है वह समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा वह बी होगा। बी वाला विकल्प जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा नितेश तिवारी। नितेश तिवारी इसके निर्देशक थे दंगल फिल्म के। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकती है। जब खाली टंकी को पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी भरने के लिए निकालने के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया गया। पाइप को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय में 1-1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा जाता है जब तक टंकी भर नहीं गई। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछा गया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जो पाइप ए है
पाइप ए मान ले रहे हैं और पाइप बी मान ले रहे हैं। जो ए है वो भरने वाला, इसे प्लस लिख दे रहे हैं, बी माइनस खाली करने वाला। इसका जो है वो 18 घंटे में भर सकता है या 30 घंटे में खाली कर सकती है। एलसीएम हो जाएगा 90, 18 पच्चे 90 और 30 तिहाई 90, यानी 5 उसकी क्षमता है 5 लीटर प्रति घंटा भरने की, और जो खाली करने वाली है वो प्रति घंटा 3 लीटर खाली कर रही। यानी अगर हम 2 घंटा काम करेंगे तो 2 लीटर भरा जाएगा। तो हम इसको 90 तक पहुंचाएंगे पूरा टंकी, जो यह 2 लीटर भर रहा है 2 घंटे में। अगर हम इसे 43 का गुणा करेंगे और इसमें भी 43 का गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों ओर 43, तो 43 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 86, 3 दूना 6, 3 चौका 8, 86 लीटर भर गया। तो यहाँ घंटा जो भी लगेगा वो भी 86 घंटा लगेगा। अब भरने वाला है, अब 86 लीटर तो भर गया, हमें पूरा 90 लीटर भरना था, तो 4 लीटर बचा है, और यह जो 4 लीटर बचा है वो 5 की क्षमता से भरेगा। और हम मिनट में इसे चेंज कर दे रहे हैं, इसलिए 60 से गुणा कर दे रहे हैं। तो जब इसे 5 से काटेंगे 60 को, तो 12 बार, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48, यानी जो 4 लीटर भरने में और समय लगेगा वो 48 मिनट लगेगा। तो हम पूरा 90 लीटर भर लेंगे पानी और इनमें 48 मिनट और जोड़ देंगे, यानी 46 घंटा 48 मिनट इसका सही जवाब होगा। 86 घंटा 48 मिनट, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 42 सेकंड में पार कर सकती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा गति क्या थी? तो अगर हम इसे हल करेंगे तो मान लीजिए हम रेल की जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हम x मान ले रहे हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ट्रेन की चाल प्लस आदमी की चाल, इनको जोड़ेंगे वो आ जाएगा। क्योंकि हम दूरी मान ले रहे हैं कांस्टेंट है, क्योंकि जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई ही है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो दोनों में दूरी समान होगी। तो हम दूरी बराबर लिखते हैं चाल और गुणे समय। तो हम यहाँ चाल लिखे हैं पहले की और गुणे समय, और दूसरे के लिखे हैं चाल गुणे समय। अगर आप कहेंगे कि यह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो इसमें भी अगर हम 5/18 से गुणा करेंगे तो दूसरे में भी 5/18 से गुणा करेंगे, तो यह 5/18 या 5/18 कट जाएगा। तो हमें जो निकालना है वो स्पीड निकालना है ट्रेन की। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए x का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x माने हैं ट्रेन की स्पीड है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, मान लीजिए इसका गुणा इसमें करेंगे 4x, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 18। उसी प्रकार इसका गुणा करेंगे तो x का मान जो निकलेंगे वो आ जाएगा 36, और यही ट्रेन की स्पीड होगी इसे सॉल्व करने के बाद। तो इसका सही जवाब होगा वो 36 होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकी ने किसके नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह जो नए कार्यभार संभाला वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसी के नए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्य एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो हमें गलत दिखाना है। तो जो गलत है वह एल्कीन है। एल्कीन का फार्मूला यह नहीं होता, जो दूसरे विकल्प में दिए। जो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, बस यही होता है एल्कीन का फार्मूला, जबकि एल्कीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और यही इसका गलत है। और हमसे गलत पूछा गया था, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है, ये इसका गलत है। अगला प्रश्न है
कि दिए गए वक्तव्य को पढ़े और निर्णय ले कि वक्तव्य में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कौन सी कार्यवाही तर्कसंगत के रूप से अनुसरण करती है। हमसे वक्तव्य दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। तो पहला कार्रवाई होगा, सही प्रश्न के साथ सभी परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि सही प्रश्न पत्र के साथ दोबारा परीक्षा करवाएंगे तो जो गलत प्रश्न थे जिसका नंबर कम आया था उसका सही हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। ये भी कार्रवाई सही है, क्योंकि जो प्रश्न गलत है उसका भी नंबर सभी को दिया जाना चाहिए। यानी दोनों कार्रवाई इसका अनुसरण करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो तो या तो एक अनुसरण करेगा या तो दो। या तो आप सभी को नंबर दे दीजिए जो गलत प्रश्न थे उसका, या फिर सभी को नए प्रश्न के साथ पेपर दिलवा दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है एक वस्तु। हमें दर्पण की दूरी ज्ञात करना है। तो फार्मूला एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए जो 20 होगा वो माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर। और यू का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हमें भी का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला से अगर हम हल करेंगे तो 1/f 1/v + 1/u, इस फार्मूला से हम हल करके भी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो भी का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर इसी फार्मूले के द्वारा हल करने पर। तो जो 60 सेंटीमीटर है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्कासित होगी। तो क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस होगी यही उससे निकलेगा विरंजक चूर्ण से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस उत्तर चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई गई बिंदुदार रेखाओं को मोड़ने पर बने चित्र को दिखाती है। यह जो फिगर है इसे हम जब कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे तो यह कुछ फिगर जब यहाँ से आधे मोड़ देंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह कलर किया हुआ है यह बनेगा नीचे, और जो कुछ इस प्रकार से है जो बिना कलर किए हुए है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा नीचे, यानी यही फिगर बनेगा। तो ऐसा वाला फिगर जो देखेंगे वह तीसरे में बना हुआ है, कलर किया हुआ ऊपर रहेगा और बिना कलर किया हुआ नीचे। ये इसका सही जवाब होगा, यानी सी इसका सही जवाब है। तो जो सी वाला विकल्प है वह दूसरे में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि यक्स मेरी माँ के इकलौते बेटी की बेटी है, बेटे की बेटी है। तो यक्स तो वाई की माँ यक्स से क्या संबंधित है। तो जो कह रहा है यक्स वाई की ओर इशारा कर रहा है। वाई मान लिख दिए यहाँ, वाई की ओर इशारा कर रहा है कि यक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, यक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि यक्स मेरी माँ की इकलौते बेटे, जो वाई होगा वह इकलौता बेटा होगा अपनी माँ का, क्योंकि कह रहा है वाई कह रहा है कि मेरी माँ का इकलौता बेटा की बेटी, इसकी बेटी यक्स है। तो वाई की माँ यक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो यक्स की दादी होगी, क्योंकि पिता की जो माँ होती है वह दादी होती है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह तीसरे में दिया गया है, दादी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 15 है। इन आंकड़ों का समुच्चय जो 2 न्यून समुच्चय 8 है, जबकि 2 न्यून संख्याओं का अंतर 1 है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो मान लीजिए a + b और +c,
इसका माध्य हो जाएगा। तो माध्य जो होता है बीच में होता है, तो पदों की संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है, माध्य 15 है, तो योग जो होगा a + b + c का मान 45 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम सबसे बड़ी संख्या 20 मान ले रहे हैं, तो c का मान अगर हम 20 मान ले रहे हैं, और रेंज जो होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या -a घटा दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 8, क्योंकि रेंज कह रहा है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का मान होता है रेंज। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का मान रेंज होता है। सबसे बड़ी संख्या हम 20 मान ले रहे हैं, सबसे छोटी संख्या a मान ले रहे हैं, तो जो a का मान हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। यानी a का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो 12 हो जाएगा। हमें a का मान c का मान मिल गया है, तो उसी प्रकार b का मान निकालेंगे, तो b का मान इस समीकरण से निकालेंगे तो b का मान आ जाएगा 13, और इन सभी का अगर हम योग करेंगे तो आ जाएगा 45। इन सभी का अगर हम योग करेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर 12 का, 13 का और 20 का इन सभी का योग करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका औसत निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी माध्य जो होगा वह 15 हो जाएगा। तो यह नियम ही फॉलो कर रहा है। और इसका रेंज सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ये भी नियम फॉलो कर रहा है। और निम्न, जबकि दो न्यून संख्याओं का अंतर जो है 1, यानी 13 में से 12 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी सब नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा गया, तो सबसे बड़ी संख्या हम 20 माने, तो 20 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो सही उत्तर के साथ मिलान करेंगे तो जो कार्य होता है इसकी इकाई जूल होती है, जो शक्ति होती है इसकी इकाई किलोवाट घंटा होगी, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और जो बैटरी है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यानी जो एक का है वह डी होगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो है 1 का डी, ये पहले वाला जो दिया गया है 1 का डी, 2 का ए और सी का 3, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह कथन दिया गया है यहाँ पर कि y जो है वह 0 से बड़ा है। हमें ज्ञात करना है कि यह पहले से निकाला जा सकता है या दूसरे से। तो न तो पहले से निकाला जा सकता है न तो दूसरे से, क्योंकि x का मान दिया ही नहीं गया है। x का मान क्या रखेंगे, तो न तो पहले से इसका उत्तर निकाला जा सकता है न तो दूसरे से। तो इसका उत्तर देने के लिए न तो 1 पर्याप्त है न तो 2, जो कि तीसरे में दिया गया है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 विकल्प पर्याप्त है न तो 2, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा आरेख परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो वास्तविक संख्या जो होगा वो सबसे बड़ी होगा, उसके अंदर एक परिमेय संख्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा कि जो सबसे बड़ी है यह वास्तविक संख्या है, इसके अंदर यह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार का फिगर हम ज्ञात करेंगे कहाँ पर है। तो इस प्रकार का फिगर जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पवन चामलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। तो इसका सही जवाब होगा वह सिल्वर क्लोराइड, AgCl यही बनेगा। AgCl यही यौगिक बनेगा सिल्वर क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत प्रश्न बताना है। चारों ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला जो है ऑप्शन कह रहा है नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, यह तो सही है। तीसरा पढ़ेंगे गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यह भी सही है। फेनोल्फ्थालीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो कह रहा है कि क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन के कारण उपस्थित होती है, यानी Na के उपस्थित के कारण यह ऑक्साइड होती है, तो यह तो गलत है, क्योंकि OH के उपस्थिति के कारण ही यह जो होगी वह क्षारीय होगी। जितना अधिक OH निकलेगा या जितना अधिक मात्रा में OH होगा या पानी के साथ घुलने पर जितनी तेज़ी के साथ OH निकलेगा वो उसकी क्षारीयता उतनी तेज़ी होगी। यानी अगर यह प्रकृति उपस्थिति के कारण होता है तो OH उपस्थिति के कारण यह क्षारीय होता है। लेकिन इसमें कहा गया कि सोडियम की उपस्थिति के कारण है, तो यही जो है वह गलत है। तो इसका सही जवाब होगा जो दूसरा विकल्प है वह गलत जवाब है और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं। केवल पाइप बी को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पाइप खोला जाता है, बाद में पाइप ए को भी एक साथ चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे? तो ए जो भर रहा है वह 6 घंटे में भर रहा है और ए और बी मिलकर जो भर रहे हैं वह 4 घंटे में भर रहे हैं। एलसीएम लेंगे 12, यह 2 घंटे में भर रहा है और यह 3 घंटे में भर रहा है। तो जो बी की क्षमता निकालेंगे, क्योंकि ए बी मिलकर 3 घंटे में भर रहा है, यहाँ ए अकेले 2 घंटे में भर रहा है, तो बी का जो मान होगा वह 1 होगा। हमसे कह रहा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अगर केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, अगर इसे 1 घंटे के लिए खोला जाएगा, उसके बाद इसे भी खोला जाएगा। अगर हम इसे मान लीजिए 4 घंटे के लिए खोल दे रहे हैं, तो यह 8 लीटर ए भर दे रहा है। बचा हुआ 4 लीटर यह 1 घंटे में भरेगा, 1 लीटर तो 4 घंटे में 4 लीटर भरेगा, तो टोटल भरा जाएगा 12 लीटर। यानी कितने घंटे के लिए खोला गया? तो 4 घंटे के लिए खोला गया। तो इसका सही जो जवाब होगा वह 4 घंटा होगा, जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। 4 घंटा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 96, 156 एवं 60 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। हमसे HCF पूछा गया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो इसमें देखेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, तो इसमें जो 12 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 96 को 156 और 12 सभी को 60 सभी को काट सकता है। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वह 12 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु O से शुरुआत करते हुए ए बिंदु पूर्व की ओर 20 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा करता है तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है। बिंदु सी बिंदु तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर यात्रा करता है। ई करते हुए बिंदु ई पर पहुंचता है और फिर दाईं ओर मुड़कर एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यही हमसे पूछा गया। इस प्रकार का जो ग्राफ बनाए होंगे, इसका ग्राफ पहले प्रश्न में आ चुका है, प्रश्न नंबर 2 या 4 होगा कुछ, वही फिगर है, बस उसमें हमें पूछा न्यूनतम दूरी, इसमें पूछा है कि किस दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार का हम फिगर बनाएंगे। मान लीजिए बिंदु यहाँ से चला है, बिंदु ओ से चला है, पहले
ए की ओर गया, फिर बी की ओर गया है, फिर सी की ओर गया है, फिर डी की ओर गया है, फिर ई की ओर गया है, फिर एफ की ओर गया है। तो एफ जो है यहाँ जा रहा है। अब कह रहा है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो वह उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यही इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार का अगर आप फिगर पहले देखे हैं, जो पहले बनाया है वही फिगर्स है, बस इसमें दिशा पूछी गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह उत्तर होगा, जो कि तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायूरेट में विखंडन होता है, तो कहाँ पर होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका जो होगा वो कोशिका द्रव में होता है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो देखेंगे जो चौथा विकल्प है यह इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यह इसका योग 7 और 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 27 जो है वह 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो यही जो इसका सही जवाब होगा। और 9 के विभाज्यता का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगम भारत अभियान के तहत नई दिल्ली के लिए सरलता के उपयोग योग्य ई पुस्तकालय सुगम पुस्तकालय की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिव्यांग के लिए, जो कि चौथा विकल्प दिया गया है दिव्यांग। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाईं ओर से 8वां पद क्या होगा। जब हम इसे उल्टा पलटेंगे आधा तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो यहाँ से मान लीजिए 10 उल्टा करेंगे तो 10 जब उल्टा करेंगे तो यह जो होगा वह कुछ इस तरह हो जाएगा। और हमसे ये प्रश्न में कह रहा है कि दाईं ओर से 8वां पद, यही वाला जो इधर का फिगर होगा यही कुछ इस प्रकार से चेंज होएगा। तो दाईं ओर से जो आ जाएगा वह एफ आएगा। दाईं ओर से 8 गिनेंगे तो एफ आ जाएगा, क्योंकि यह आधे भाग कुछ परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, डी यहाँ लिखेंगे, एफ यहाँ लिखेंगे, उसके बाद Q1@TZJ। तो इधर से हम गिनेंगे तो यह जो आ जाएगा वो 8 अंक पे आ जाएगा। तो एफ इसका सही जवाब होगा। तो एफ जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है। कह रहा है कि कथन दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही। तो धारणाएं है प्याज और टमाटर की कीमतें 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई। तो यहाँ तो कह रहा है कि दिल्ली में अपरिवर्तित रह गई, तो कहीं बदली होगी तभी ना ये कह रहा है कि दिल्ली में अपरिवर्तित रहे। मान लीजिए गुजरात में उसकी मूल्य बदल गई, तो कह रहा है कि दिल्ली में भैया नहीं बदली, दिल्ली में जो पहले थी वह आज भी है। यानी पहला धारणा सही होगी, क्योंकि कहीं और बदल गई होगी, इसीलिए कह रहा है कि दिल्ली में अपरिवर्तित रही है। दूसरा कह रहा है कि 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें वर्तमान की कीमतें से भिन्न है। यह भी सही है, क्योंकि भिन्न है तभी तो वो कह रहा है कि अपरिवर्तित रही है, कीमत नहीं बदली है। यह प्रश्न कह रहा है कि कीमत नहीं बदली यानी अपरिवर्तित रही है। इसमें कह रहा है कि कहीं भिन्न थी, पहले भिन्न थी, 2 सप्ताह पहले टमाटर और प्याज और टमाटर की कीमतें वर्तमान से भिन्न थी, यानी पहले से भिन्न थी, इसीलिए नहीं बदली। तो इसका तो दोनों उत्तर सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चित्र की खाली जगह में सही से फिट होगा। तो
तो इसमें जो खाली जगह पे सही से फिट होगा वह दूसरा विकल्प है, यही सही से फिट होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन गई है वो पूरा इसमें भी लाइन गई है, तो यह पूरा जो यहाँ है जबकि पहले में नहीं है, यही इसलिए इसका सही जवाब दूसरा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे अंग जिसका मौलिक संरचना तो एक समान है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न है। जब कार्य भिन्न होगा तो समरूप अंग होगा, समरूप अंग जो होगा वह कार्य भिन्न होगा, लेकिन कार्य अगर समान होगा तो वह समजात होगा। जब कहेगा कार्य समान है तब उसका सही जवाब होगा समजात अंग, लेकिन कार्य भिन्न है तो उसका सही जवाब होगा समरूप अंग, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, तो यह जूल में कितनी होगी? तो हमें जूल में ज्ञात करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। 320 गुणे 3.6 गुणे 6 जूल, 10 जूल, यही गुणा करेंगे तो हमें जूल में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 जूल, और हमें वही ज्ञात करना है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका सही जवाब जो होगा वो आ जाएगा 1152 गुणे 10 जूल, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि काट अल्फ़ा बराबर इतना मान दिएगा √2 + 1, तो tan अल्फ़ा माइनस काट अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो अगर हम tan अल्फ़ा इसी से tan अल्फ़ा निकालेंगे तो 1/tan अल्फ़ा कर देंगे। काट अल्फ़ा को अगर 1/tan अल्फ़ा कर देंगे तो इसका भी परमेयीकरण हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/-2 + 1। अगर tan अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √2 - 1, तो tan अल्फ़ा का भी मान हमें मिल गया। और काट अल्फ़ा इसका अगर हम परमेयीकरण के द्वारा हल करेंगे, tan अल्फ़ा का मान रख देंगे 1/2 + 1, और काट अल्फ़ा का मान रख देंगे यहाँ tan अल्फ़ा, इसका मान रखेंगे 1/काट अल्फ़ा का मान रख देंगे काट अल्फ़ा, और यहाँ रखेंगे काट अल्फ़ा, तो इसका मान हो जाएगा 1/-2 √2 + 1 माइनस ए माइनस हो जाएगा -√2 + 1। इसका जो इसके परमेयीकरण से जब हम हल करेंगे तो इसका सही जवाब होगा वो -2 आएगा, इसका सही जवाब हल करने के बाद, तो सही जवाब होगा -2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो जो पीतल है वह तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 10 सेंटीमीटर, B और D 6 सेंटीमीटर है, और D और C 7.5 सेंटीमीटर है, तो कोण A को समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC पर रेखा बिंदु D पर काटती है, तो AC की लंबाई क्या है? हम जब इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, मान लीजिए फिगर कुछ इस प्रकार से है, तो A कोण से BC पर, यहाँ मान लीजिए A, यहाँ B और यहाँ C, और यह जो बिंदु काट रही है D, हमसे AB का मान दिया गया है 10 और BD का मान दिया गया है 6, और D और C का मान दिया है 7.5, और हमसे यह वाली मान पूछा है A और C। तो इसका जो अनुपात होगा इसके साथ वही इसका अनुपात होगा इसके साथ, क्योंकि यह पूर्ण रूप से समद्विभाजित कर रहा है, मतलब अलग अलग कर रहा है, तो लिखेंगे 10/6 का जो मान होगा वही x/7.5 के मान के बराबर होगा। तब जब इसे सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान आ जाएगा 12.5,
12.5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा, जो कि पहले विकल्प में दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की बाएं हाथ की कौन सी एक महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा घोषित वर्ष के दोनों एक दिवसीय ओडीआई और टी20 टीमों में आने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकता बिष्ट, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। तो जीना की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो 5/3 हो जाएगी माँ यहाँ लिखते हैं और बीना यहाँ लिखते हैं। बीना क्या है? जीना है। लिखते हैं जीना के 5/3। तो जीना को जब यहाँ से हम हटा के यहाँ लिख देंगे जीना, तो माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वह 5 हो जाएगी और जीना की 3 हो जाएगी। तो इसे हम हल करेंगे। माँ लिख दें, यहाँ माँ लिख देते हैं और यहाँ जीना लिख देते हैं। जीना तो जो माँ की थी वह 5 थी, जीना की थी 3। अंतर था दोनों का 2, लेकिन अंतर दिया गया है 24। तो 2 जो होगा वह 24 के बराबर होगा। इससे काटेंगे तो 1 का अनुपात हो जाएगा 12। 12 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। 12 पंचे 60 और इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 तिहाई 36। यह कब की है? यह 8 वर्ष बाद की है। यह 8 वर्ष बाद की आयु निकली है। उसकी माँ की 60 वर्ष है और जीना की आयु 36 वर्ष है। लेकिन हमसे वर्तमान आयु पूछा है, वो भी जीना की। तो इसमें से 8 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि यह 8 वर्ष की बाद की आयु है। तो इसमें हम 8 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान आयु हो जाएगी। 36 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। 28 इस जीना की वर्तमान आयु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28। 28 देखेंगे पहले विकल्प में दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार वाले परमाणु त्रिज्या कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जया और विजया के भार का अनुपात 4:5 दिया गया है और इसका योग है वह 72 है। इसे जोड़ेंगे 4 और 5 9 आ जाएगा। 9 से इसे भाग देंगे तो 1 का रेशियो जो होगा वह 8 हो जाएगा। 9 8 72, इसका योग करेंगे 9 आ जाएगा। 9 से 72 को काटेंगे 8। 1 का रेशियो 8 है। हमसे पूछा गया विजया का अनुपात 5 है। 8 में 5 का गुणा करेंगे, 5 में 8 का गुणा करेंगे आ जाएगा 40, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है यह फिगर है और हमसे पूछा गया है फिगर दे के बाद सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कहा गया है कि उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि ज्ञात करना है। हमें कुल धनराशि ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे पहला दिया गया है 100, जो मंडे को है, नहीं संडे को 100 है। उसके बाद मंडे को दिया गया है 500, यहाँ देखिए 500। उसके बाद सैटरडे को दिया गया है 300 और ट्यूसडे को 300। उसके बाद वेडनेसडे को दिया गया है, वेडनेसडे को 600। उसके बाद थर्सडे को दिया गया है 650, 650 प्लस कर देंगे। उसके बाद फ्राइडे को दिया गया है 300 प्लस 300 करेंगे। उसके बाद सैटरडे को दिया गया है 350, फिर प्लस करेंगे 350। इन सभी का योग करेंगे, वो इसका सही जवाब होगा। तो योग करने के बाद जो आ जाएगा 2800 आएगा, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान रूप से संबंधित है। तो दिया गया है दांत, दांत को हम टूथपेस्ट से साफ करते हैं, उसी प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला दिया गया है चेहरा, फिर पाउडर, फिर दूसरा दिया गया है बटन जीन्स, तीसरा दिया गया है बाल शैम्पू और चौथा है झाग, उसके बाद साबुन। तो जो हम बाल साफ़ करते हैं वो शैम्पू से बाल साफ़ करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा वो तीसरा विकल्प है शैम्पू, बाल उसके बाद शैम्पू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर वही ग्राफ वाला आ गया। इस बार ग्राफ में पूछा गया है कि 20 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिक की संख्या कितनी है। तो हमें ब्रिटिश नागरिक की, तो हम इसे देखेंगे 20 वर्ष और 40 वर्ष की आयु और ब्रिटिश संख्या। तो इसमें देखेंगे ब्रिटिश संख्या की जो अनुपात है वह 20% है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 20% ब्रिटिश की अनुपात है, और 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का जो अनुपात है वह भी 20% है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे 5 लाख, 1 2 3 4 5। 20% तो ब्रिटिश हैं और 20% ही 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के हैं। तो यह 4 जीरो नीचे वाला 4 जीरो ऊपर से काटेंगे और 2 से 2 का गुणा करेंगे 4, 4 से 5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 20, उसके बाद 3 जीरो यानी 20,000 इसका सही जवाब होगा। तो देखेंगे 20,000 जो है वह चौथे विकल्प में दिया गया है, 20,000 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त। जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके दो जो अपूर्ण कोष होते हैं वह 2 पूरी रूप से भरे नहीं होते, यानी उसके जो वाह्यतम कोष में होते हैं वह 2 अपूर्ण होते हैं, कोषों की संख्या अपूर्ण होती है। यही उसका सबसे सटीक तरीका है जानने के लिए कि कौन से तत्व हैं जो कि संक्रमण तत्व हैं। संक्रमण तत्व के जो वाह्यतम 2 उपकोष होते हैं, कोषों की संख्या होती है, उसमें 2 अपूर्ण होते हैं, यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के क्रम को अगला चित्र है। चित्रों के क्रम में अगला चित्र है। यह देखेंगे पहले कुछ इस प्रकार से बना है, दूसरे में पहले इस कोने पे है, दूसरे में इस कोने पे, तीसरे में नीचे वाले कोने में और चौथे इस वाले कोने में। अब जो जाएगा वो ऊपर जाएगा, यहाँ कोने पर बनेगा त्रिभुज कुछ इस प्रकार का त्रिभुज जो दिया गया है वो विकल्प देखेंगे तो विकल्प तीसरे में दिया गया है, सी वाला विकल्प में यह दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा वह सी वाला विकल्प होगा, और सी वाला विकल्प जो है वो दूसरे में दिया गया है, यही इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है। तो हम वर्ग निकालेंगे, पहले 1 ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यह तो 4 हो गए। उसके बाद यह बीच में देखेंगे एक तो एक हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। तो पहले 4 बना था, उसके बाद 3 बना है, योग करेंगे 7, यानी पूरे वर्गों की संख्या 7 है। तो इसका सही जवाब होगा वह 7 जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3/1/2 वर्ष में 608 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। हम तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले परसेंटेज निकालेंगे कि किस रेट का साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज के निकालेंगे कि रेट क्या है, तो 8% से गुणा करेंगे 7 इसे जब बदलेंगे तो 7/2 आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 4, यानी जो 28% के रेट से यह बड़ा है,
यह जो ब्याज था वो 28% के रेट से ब्याज बढ़ा है। तो यह जो है वह ब्याज है, इसमें अगर हम मूलधन जोड़ दें यानी 100 को हम कोई भी मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% में अगर हम ब्याज जोड़ दें 128 तो आ जाएगा 128। यह मूलधन हो गया। तो मूलधन जो है वह दिया गया है 608 रुपये। तो मूलधन बराबर मूलधन लिखते हैं और हम इसे ज्ञात करेंगे 100%, क्योंकि कोई भी मूल्य होता है अपने आप में 100%। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 608 बटे 128 और गुणे 100। जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वह 475 आ जाएगा। तो जो 475 है वह क्रय मूल्य है। और हमसे यही पूछा गया है कि जो सीपी था या जो मूलधन था, मूलधन कितना है, कितना निवेश किया गया था, तो 475 रुपये निवेश किया गया था। तो जो कि दूसरे विकल्प में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं।